वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं केमिस्ट्री एग्जाम के लिए टॉप 50 एमसीक्यूज। तो अगर आप लोगों की अभी तक प्रेपरेशन अच्छे से नहीं हुई है तो आप लोगों ने इन सभी 50 एमसीक्यूज को ध्यान से सुन लेना है, जिसके साथ के आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज का ये हमारा पहला सेट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है दैट इज अल्कली मेटल हालाइड डू नॉट शो द फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देखिए कि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो हमारे पॉजिटिव आयन यानी कि जो यहाँ पर कटायंस होते हैं वो आ जाते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स में। ठीक है, तो वो यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट्स में एंटर होते हैं। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है कि एक तो होना चाहिए लो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा उसमें क्या होना चाहिए कि ये जो यहाँ पर कटायंस हैं इनका साइज छोटा होना चाहिए देन द अनायंस। ठीक है, तो कटायंस का साइज छोटा हो देन द अनायंस तो ही फ्रैंकल डिफेक्ट शो होगा। बट जो हमारे अल्कली मेटल हालाइड्स होते हैं जैसे कि NaCl हो गया, पोटाशियम क्लोराइड हो गया, इन सभी में क्या होता है कि अनायंस एंड कटायंस का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, देयरफॉर उसमें फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं शो हो पाता। ठीक है, अगर साइज कटायंस का छोटा होता तो फ्रैंकल डिफेक्ट शो यहां पर हो सकता था। क्लियर है, तो आगे चलते हैं सेकंड। ठीक है, तो सेकंड है हमारे पास व्हेन 1 मोल ऑफ बेंजीन इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ द टोलुइन। ठीक है, हमने दो चीजों को मिक्स किया है, वन इज द बेंजीन एंड द अदर इज द टोलुइन। द वेपर प्रेशर द वेपर्स विल कंटेन, वेपर्स में ज्यादा क्या होगा? अगर बेंजीन का वेपर प्रेशर है दिस वन एंड वेपर प्रेशर ऑफ द टोलुइन इज दिस वन। अब देखिए जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, उसी के ही वेपर्स ज्यादा फॉर्म होंगे। तो अब यहां पर बेंजीन का वेपर प्रेशर हायर है तो देयरफॉर क्या होगा कि बेंजीन हमें वेपर्स में ज्यादा मिलेगी देन द टोलुइन। So therefore there is higher percentage of the benzene in the vapors, so therefore C is our right answer। ठीक है, क्लियर है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है when a non volatile solid is added to pure water। जब हम वाटर में नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड कर देंगे तो क्या होगा? वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री, वो उससे ज्यादा हो जाएगा बिकॉज देयर इज ए एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट। मान लीजिए 102 हो गया, ठीक है, और जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है दैट इज दी 0 डिग्री सेल्सियस, देयर इज ए डिप्रेशन इन दी फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाएगा। सो देयरफॉर वाटर विल बॉयल अबव दी 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीज बिलो दी 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो सी इज अवर राइट ऑप्शन। तो यहां पर आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी होगी और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा। क्लियर है, ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। इसके बाद है ए मेटल क्रिस्टलाइजेस विद द क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग द एज लेंथ ऑफ द 361 पिकोमीटर। इफ देयर आर 4 मेटल एटम्स इन 1 यूनिट सेल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द यूनिट सेल? अब देखिए 4 एटम्स है, Z की वैल्यू 4 है, देयरफॉर ये हमारा क्या अरेंजमेंट बन जाएगा? दिस इज दी FCC अरेंजमेंट। क्लियर है, अब अगर ये FCC अरेंजमेंट है तो A की वैल्यू है यहाँ पर 361 पिकोमीटर, हमें सोल्व करनी है R की वैल्यू। तो FCC के लिए R एंड A में रिलेशन क्या होता है? R इज इक्वल्स टू 2/√2। अगर आप लोग BCC के लिए करते, वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसके लिए होता है R इज इक्वल्स टू दी √3/4 इंटू A। ठीक है, तो इसके लिए ये हुआ रिलेशन। तो ऊपर हमने A की वैल्यू पुट कर दी, नीचे आप लोग √2 की वैल्यू पुट कर लें। तो इसकी आप लोगों ने अब डिवाइड कर जरूर देखना, सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 127.6 पिकोमीटर। क्लियर है, अब जो भी आप लोगों को MCQ न्यूमेरिकल में आएगा, ठीक है, उसमें आपको डिवाइड या मल्टीप्लाई में आपका काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर टाइम वेस्ट होने वाला है। तो आप लोगों ने यही कोशिश करनी है कि उसकी जगह पर कोई और MCQ हो जाए, बाद में आप इसे सोल्व कर लें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। If 5% solution of the cane sugar, जिसका के मोलर मास हमें दिया हुआ है, is isotonic with 1% solution of substance A, the molecular weight of X। ठीक है, यहाँ पर X आएगा, substance X।
अब देखिए आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है। आइसोटोनिक का मतलब होता है कि इन दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ठीक है। तो जो हमारा एक्स सब्सटेंस है और जो हमारी केन शुगर है, इन दोनों का ही ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू आरटी। दूसरी साइड पर भी आ गया नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू आरटी। तो बाकी सब कुछ तो सेम है, ओनली यहाँ पर क्या रह गए, नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल। तो इसका फार्मूला अब क्या बनेगा, गिवन मास यानी कि 5% सोल्यूशन है, मतलब ये कितना होगा 5 ग्राम, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास है 342। दूसरी तरफ है हमारे पास 1% सोल्यूशन, तो इसका मास कितना हुआ, गिवन 1, और इसका मोलर मास हम m अज्यूम कर लेते हैं। सो m इज इक्वल्स टू दी 342/5। तो आप इसको डिवाइड कर लेना, 342/5, तो आपका आंसर आ जाएगा 68.4। ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल सी प्रॉब्लम थी, इसकी सॉल्विंग काफ़ी ज़्यादा इजी थी, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आप लोग वहाँ पर इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दी करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का सही ऑर्डर क्या होता है, अब देखिए HCP एंड CCP दोनों की सेम होती है। कितनी होती है इन दोनों की, 74%। उसके बाद आता है हमारे पास BCC। BCC में होती है 68 पॉइंट समथिंग। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में कितनी होती है, 52.4%। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या बना, FCC फिर BCC फिर सिंपल क्यूबिक, ये हमारी पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको याद कर लेना अच्छे से। At 100 degree Celsius, the vapor pressure of a solution of the 6.5 gram of solute in 100 gram of water is 732 mm. ठीक है, so if Kb is equals to this one, the boiling point of the solution, मतलब हमें सोल्व करना है डेल्टा TB, एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट। उसके लिए हमें क्या चाहिए, Kb, उसका फार्मूला क्या होता है, ओवर MB मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, WB ओवर WA इंटू 100। अब देखिए कि WB और WA हमें दिए गए हैं। WB क्या होता है, गिवन मास ऑफ द सोल्यूट, वो है 6.5 ग्राम। ठीक है, एंड WA दैट इज द गिवन मास ऑफ द सोलवेंट, दैट इज द 100 ग्राम। ठीक है, मोलर मास हमें सोल्व करना है। ठीक है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट हमें सोल्व करना है। मोलर मास ऑफ द वाटर वो आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, और 732 क्या है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, और वाटर का प्योर का क्या होता है वेपर प्रेशर, दैट इज द 760 mm। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसमें से हम सोल्व करेंगे मोलर मास। उसका फार्मूला क्या होता है, PA नोड माइनस PA ओवर PA नोड इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, और हम उसे अप्रोक्सीमेटली क्या रख लेते हैं, WB/MB इंटू WA, और ऊपर चल गया हमारा MA। ठीक है, तो इस फार्मूले में अब हम सभी यहाँ पर वैल्यूज यूज़ करने वाले हैं। 760 माइनस 732, ठीक है, डिवाइडेड बाय 760, और दूसरी तरफ आया हमारा 6.5, एंड MB को ऐसे ही रखेंगे, इंटू MA की वैल्यू आ गई 18, एंड WA आ गया 100। ठीक है, अब हम यहाँ से M को सोल्व कर लेते हैं। हम इसे रफली सोल्व कर लेंगे, आप इसकी एग्जैक्ट सोल्विंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैंसलिंग होने के बाद ये हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें इसे आगे यूज़ करना है। ठीक है, डेल्टा TB सोल्व करने में, तो हम इसे अभी ऐसे ही रख लेंगे। सो नाउ अब हम यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। KB की वैल्यू कितनी है, 0.52। अब ये MCQ स्किप करने वाला है अगर आपको पेपर में ऐसा आता है, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा सोल्विंग है। ठीक है, बट अगर कोई ना ऑप्शन हो तो फिर आप लोगों को यही सोल्व करना पड़ेगा। क्लियर है, WB की वैल्यू लगा दें 6.5, इंटू है ऊपर यहाँ पर 1000, एंड डिवाइड में MB की ये वाली हम पूरी वैल्यू यहाँ पर यूज़ करेंगे, 65, 19, 18, WA की वैल्यू होगी 100, और ये जो है 100 इंटू 7, ये यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं 100 इंटू 7। ठीक है, ये आ गया 7, ये 100 के साथ तो 100 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया इसके साथ कैंसिल। ठीक है, तो ये एक 0 हम इसके साथ सोल्व कर लेते हैं,
ऐसे आप इसकी अब पूरी सोल्विंग करना, ठीक है। आपकी डिवाइड वगैरह सोल्व करने के बाद आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 1.06 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम यहाँ से अब बॉइलिंग पॉइंट हमें सोल्व करना है वाटर का, सो दैट इज दी वाटर का प्योर का होता है 100 प्लस आ गया 1.06, तो ये 101 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो हमारा 101 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेन जो सबसे मुश्किल काम है वो है आपकी यहाँ पर डिवाइड करना, ठीक है। तो डिवाइड कर कर आपका सही आंसर आ गया तो आगे हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्लियर है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हुई। दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हमने रलाकर यहाँ पर एक एमसीक्यू बनाया हुआ था और उसको आप लोगों को यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, पूरी सोल्विंग आप लोगों को यहाँ पर खुद ही करनी पड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है कि पेपर में वो कुछ ऐसी वैल्यूज़ दे दें जिनकी डिवाइड करना हमारे लिए ईजी हो जाए, ठीक है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। The hard shell of an egg was dissolved in HCl. The egg was then placed in a concentrated solution of NaCl. What will happen? अगर हम एग को रख देंगे इन दी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ दी NaCl, तो बाहर हो जाएगी हाई कंसनट्रेशन और अंदर होगी लो कंसनट्रेशन। तो ड्यू टू दी ऑस्मोसिस अंदर का जो सोलवेंट है वो बाहर मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो एग का साइज छोटा हो जाएगा, सो एग विल श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑस्मोसिस में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से टू दी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ जो हमारा सोलवेंट है वो मूव करता है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। एलिमेंट बी फॉर्म्स अ सीसीपी स्ट्रक्चर, ठीक है। एलिमेंट बी की सीसीपी है, तो बी हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। ए ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अब देखिए जितने एटम होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं, उसका हाफ कर दें, हमारे पास 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं, उसका हाफ कर देंगे 2 आ गया। क्लियर है। वाइल ऑक्सीजन एटम्स ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अब टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होते हैं, जितने एटम हो उससे 2 टाइम्स होंगे, तो ये 8 बन जाए। क्लियर है। अब इनका रेशियो निकाल लें, 2 पर सभी हो जाएंगे डिवाइड, सो 2 रेशियो 1 रेशियो 4, सो ये क्या बन गया, A1 B2 एंड O4, सो B2O4, सो B2O4, दिस इज अवर राइट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है। तो ये बिल्कुल सिंपल काम होता है, ये प्रॉब्लम्स आप लोगों ने जरूर करनी है, इसको बिल्कुल नहीं स्किप करना, ये बिल्कुल इजीली हो जाती है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। SN1 रिएक्शन ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स लेड टू। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 अगर हम किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की SN1 रिएक्शन होती है तो उसमें रेजमाइजेशन होती है। रेजमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर रिटेंशन भी होगी और वहाँ पर इन्वर्जन भी होगी, दोनों चीज़ें होती हैं, तो ओवरऑल हमें वहाँ पर रेजमाइजेशन मिल जाती है इन दी SN1 रिएक्शन। और SN2 के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो SN2 में क्या होती है, SN2 में इन्वर्जन होती है, SN2 में ओनली इन्वर्जन होती है। SN1 में रिटेंशन यानी कि सेम रह जाना, इन्वर्जन यानी कि इन्वर्ट हो जाना, दोनों चीज़ें होती हैं। तो उसको अगर हम उन दोनों को रलाकर वहाँ पर रेजमिक मिक्सचर बन जाता है। क्लियर है। ये हेलोल्केन्स हेलोअरीन्स में से है, तो आगे चलते हैं। पैराडाइक्लोरोबेंजीन, पैराडाइक्लोरोबेंजीन ये वाला सब्सटेंस है, पैराडाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। बेंजीन के ऊपर 2 क्लोरीन लगे हैं ऐसे। पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द ऑर्थो एंड द मेटा आइसोमर्स बिकॉज इसकी स्ट्रक्चर क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, बिकॉज इट हैज ए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट लगे हैं, देयरफॉर इट कैन बी, ये हमारे पास क्लोजली पैक हो सकती है। सो देयरफॉर इसका क्या रीजन आएगा कि पैरा आइसोमर हैज द सिमेट्रिकल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, देयरफॉर इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका मेन रीजन है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी मेड बाय यूजिंग द विलियमसन सिंथेसिस। अब देखिए पहले तो आपको विलियमसन सिंथेसिस पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि हम सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक है, का हम अटैक करवाते हैं अपॉन दी अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड का जो R है वो इस अल्कोक्साइड आयन RO के साथ अटैच हो जाता है, तो ये हमारे पास ईथर बन जाते हैं और NaX अलग बन जाता है। सो दिस इज द विलियमसन सिंथेसिस।
अब देखिए विलियमसन सिंथेसिस के साथ अगर मैं ये बनाना चाहूँ डाई टर्ट ब्यूटाइल ईथर, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ईथर की दोनों साइड पर ही टर्शियरी ग्रुप लगे हैं, ठीक है, डाई टर्ट ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन वाला टर्शियरी ग्रुप, ये है डाई, ये बन गया हमारे पास टर्ट ब्यूटाइल, दोनों साइड पर सेम ग्रुप लगा दें, ठीक है। सो दिस इज दी डाई टर्ट ब्यूटाइल ईथर। अगर इसको मैं इस रिएक्शन के साथ बनाना चाहूं तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे दोनों साइड पर ही 3rd डिग्री जो है वो यहाँ पर ग्रुप्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हो गया 3rd डिग्री अल्कोक्साइड आयन और 3rd डिग्री ही हमें अल्काइल हैलाइड यूज करना पड़ेगा। अब देखिए अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक को थोड़ा सा भी रीड किया है, ठीक है, तो अगर हम 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं इन दिस रिएक्शन तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगी, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि ये यहाँ पर अल्कीन बना देगा, यहाँ से हेलोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, तो यहाँ पर अल्कीन बन जाएगा। सो देयरफॉर ये प्रोडक्ट हमारा बिल्कुल नहीं बनेगा अगर हम यहाँ पर 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस में कंडीशन क्या होती है कि अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, ठीक है, अल्काइल हैलाइड हमें प्राइमरी ही यूज करनी है, 3rd डिग्री आप बिल्कुल ना यूज करें, उसके साथ एलिमिनेशन होकर अल्कीन बन जाएंगे। सो देयरफॉर डाई टर्ट ब्यूटाइल ईथर को विलियमसन सिंथेसिस से बनाना मुश्किल है, किसी और रिएक्शन के साथ इसे बना सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक तरफ मिथाइल है, इसमें भी मिथॉक्सी बेंजीन है, ठीक है, ये भी बन जाता है, बाकी सारे बन सकते हैं, सिर्फ यही बिल्कुल नहीं बनेगा। क्लियर है, तो ऐसी बातें अब यहाँ पर आपकी विलियमसन सिंथेसिस भी हो गई, ऐसी बातें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो हमने अभी बनाया था, ठीक है ना, 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होता है ये वाला, ठीक है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आर प्रैक्टिकली इनर्ट टू द सब्स्टिट्यूशन बाय द SN2। उन पर SN2 रिएक्शन क्यों नहीं होती, क्योंकि इस C पर अटैक करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसके पास 1, 2 एंड द 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं। सो देयर इज ए स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कि जिस कार्बन एटम पर अटैक करना है वो कार्बन एटम छुपा हुआ है, ठीक है, बाकी ग्रुप्स के अंदर वो छुपा हुआ है, उस पर अटैक करना काफ़ी मुश्किल है। सो देयरफॉर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है यहाँ पर। क्लियर है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो इसमें हमें एंड प्रोडक्ट बताना है कि एंड प्रोडक्ट C क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर है थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, तो OH के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, C2H5, यहाँ पर लग जाएगा क्लोरीन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अल्कोहल से हमने अल्काइल हैलाइड बना लिया। अब इसकी रिएक्शन है विद द KCN अल्कोहलिक यूज करना है, तो ये क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, Cl की जगह पर Cn लग जाएगा, सो C2H5 Cn बन जाएगा। अब इसकी उन्होंने हाइड्रोलाइसिस करवा दी है, वो भी हमने यहाँ पर क्या की है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की है। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस Cn ग्रुप को एसिड ग्रुप में चेंज कर देगा, तो यहाँ पर लग जाएगा COOH। सो वी गेट द प्रोडक्ट दिस वन, दैट इज द प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड बनेगा अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। अगर यहाँ पर होती पार्शियल हाइड्रोलाइसिस तो हमें अमाइड मिल जाता, ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के साथ हमें अमाइड मिलता है, बट यहाँ पर 2H2O है तो हमें यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की है। क्लियर है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। एन अल्काइल हैलाइड फॉर्म इट्स ग्रिग्नार्ड रीजेंट फॉलोड बाय रिएक्शन विद द वाटर यील्ड्स द प्रोपेन। अब अल्काइल हैलाइड का जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है उसने प्रोपेन बनाया है, दिस इज द प्रोपेन। अब इस प्रोपेन को बनाने के लिए जो हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट है उसमें भी सेम चेन होनी चाहिए, क्योंकि उसी चेन से ही हमारे पास प्रोपेन बनेगा। सो दिस इज द अल्काइल, दिस इज द ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMgX, ठीक है। अब ये जो अल्काइल ग्रुप है ये जो है यही सेम अल्काइल हैलाइड में भी होगा, तो मतलब हमारा अल्काइल हैलाइड इससे क्या आएगा, RX ही आएगा ना, ठीक है। तो प्रोपेन बना था, प्रोपेन के लिए ये होगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट और उसके लिए हमारा अल्काइल हैलाइड क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2Br, यानी कि ब्रोमोप्रोपेन होगा, ठीक है। तो प्रोपाइल ब्रोमाइड हमारा अल्काइल हैलाइड होगा, मतलब जो उसने यहाँ पर अल्केन बनाया है वही सेम चेन वाला अल्काइल हैलाइड होगा। सो C हमारा आंसर बन जाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्लियर है, ठीक है, सिंपल काम है बिल्कुल, बस आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए रिएक्शंस के बारे में। तो आगे चलते हैं। Which of the following is suitable for the preparation of the 3-methyl 2-butanol? पहले इसको बनाएं, ब्यूटेनॉल है, 4 कार्बन बना लें, 2 पर लगा है OH, इस तरफ लगा लेते हैं,
ठीक है, और 3 पर लगा है मिथाइल। क्लियर है, ठीक है। अब इसे हम यहाँ से अगर ब्रेक कर दें तो इस जो अल्कोहल वाली साइड का हम बना लेंगे यहाँ पर एल्डिहाइड। तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बना लें, तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या बन गया, CH3CHO। और इस चेन को हम जोड़ देंगे विद दी ग्रिगनाट रीजन, ठीक है। तो ये हमारी चेन लगी ग्रिगनाट रीजन के साथ, CH3CH3, तो यहाँ पर लग गया MgX, ठीक है। अब ये दोनों हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसका नाम क्या बनेगा, दिस इज़ दी एस्टैल्डिहाइड, या फिर यहाँ पर बन जाएगा ये हमारे पास इथेनॉल। तो एस्टैल्डिहाइड वाला एक ऑप्शन है, और दूसरा है आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये भी सही है क्योंकि दिस चेन इज़ आइसोप्रोपाइल चेन और मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, तो ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा C। तो ये काफ़ी हमारे पास इजी है, अल्कोहल फिनोल्स में से है। अल्कोहल्स की प्रेपरेशन के लिए हम ग्रिगनाट रीजेंट विद दी एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ हम उसे यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने सिंपली जिस कार्बन पर OH जुड़ा है वहाँ से चेन को ब्रेक कर लेना है। इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं, बट इस साइड वाले ऑप्शन है नहीं थे हमारे पास, तो इसलिए हमने दूसरी साइड से किया। क्लियर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है कि आइडोफोम कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट। अब देखिए, एक होता है आइडोफोम। आइडोफोम बनाने के लिए हम करते हैं आइडोफोम टेस्ट। इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए हमें चाहिए मिथाइल कीटोन ग्रुप, ठीक है, वो सभी कंपाउंड्स जिनमें ये ग्रुप हो, मतलब C डबल बॉन्ड O के साथ एक CH3 होना चाहिए। अगर ये नहीं तो फिर हमें ऐसी अल्कोहल्स चाहिए, ठीक है, कि जिसमें ये ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, मतलब जिस C के साथ OH जुड़ा है उसके साथ एक CH3 होना जरूरी है। अगर ये ग्रुप होता है तो उसमें आइडोफोम टेस्ट हो जाता है, मतलब ये जो CH3 है इसकी आइडोफोम बन जाती है। आइडोफोम क्या होती है, CHI3 येलो कलर का एक पाउडर बन जाता है जब हम इसके साथ NaOH एंड I2 यूज़ करते हैं, ठीक है, ये दोनों अगर हम यूज़ करते हैं तो। क्लियर है। अब इन सभी की अगर आप लोग स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कुछ ऐसी बनेगी। इसमें भी है ये जो C है इसके साथ 2 CH3 आ जाएंगे, ओके है। फिर आ गया ब्यूटेन 2 ओल, 4 कार्बन, और इसके साथ OH दूसरे नंबर पर, इसके साथ भी आ जाएगा 1 कार्बन होना चाहिए, ठीक है। फिर आ गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, ये बनेगा। इसके पास ये जो C है इस पर OH लगा है, इसके आगे 1 कार्बन बिल्कुल नहीं है, इसके आगे तो ये पूरी की पूरी चेन है, सो इसमें आइडोफोम बिल्कुल नहीं शो होगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें आपके आएंगी काम। एक तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आइडोफोम बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, आइडोफोम का रूल आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या होना चाहिए, और दूसरा आप लोगों को कॉमन नेम से उनकी स्ट्रक्चर बनानी आती हो, ठीक है। कॉमन नेम से अगर हमने स्ट्रक्चर बनाई है तो ही हमें जानकारी हुई है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने सीख लेनी है। तो अभी के लिए जो वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ एटलीस्ट उतना तो ज़रूर याद रख लेना, ठीक है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। क्लोरीन ऑन रिएक्शन विद हॉट एंड द कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या क्या बनाता है। क्लोरीन की रिएक्शन जब होती है विद हॉट एंड द कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो मैं आपको रिएक्शन भी बता देता हूँ। वैसे आप लोगों को तो सिर्फ मेन जो है प्रोडक्ट याद रखने हैं। तो इसमें एक तो बनता है NaCl, ठीक है, बैलेंस कर रहा हूँ मैं साथ में रिएक्शन को, और साथ में बनता है सोडियम क्लोरेट, ठीक है, ClO3, और साथ में बनेगा H2O। तो हमारे पास क्या बना, एक तो बन जाएगा क्लोरेट आयन, एक बनेगा क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड एंड दी क्लोरेट, सो A इज अवर राइट ऑप्शन, ठीक है। अगर यही आप लोगों को पूछ लेता कि अगर हम रिएक्ट करवाते हैं विद दी कोल्ड, ठीक है, अगर हम रिएक्ट करवाते हैं विद कोल्ड NaOH प्लस Cl2 तो हमें क्या क्या मिलता, एक हमें मिलता यहाँ पर NaCl तो बनेगा ही, और साथ में हमें बनेगा NaOCl, ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो फिर ये दोनों प्रोडक्ट हमारे मेन थे, ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। क्लियर है। हॉट एंड कंसनट्रेटेड में अलग बनेंगे प्रोडक्ट, एंड द कोल्ड एंड द डाइल्यूट में अलग बनेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों याद रख लीजिएगा। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। A brown ring is formed in the ring test of the nitrate ion. It is due to the formation. Brown ring test में कौन सी रिंग बनती है, that is Fe के साथ H2O 5 times and NO
विद 2 पॉजिटिव चार्ज। सो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है, नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स होता है एक, ये वहाँ पर बनता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी मैंने आपको पी ब्लॉक के एमसीक्यूज़ की वीडियो में इनके बारे में सब कुछ बताया हुआ है, तो वो वीडियो से ज़रूर सुन लेना ध्यान से, ठीक है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। सो नाउ इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज ट्रू रिगार्डिंग द एसिडिक नेचर ऑफ द फिनोल। अब देखिए, अगर हम फिनोल के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लगा दें जैसे कि NO2, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें जैसे कि CH3, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हमने फिनोल के साथ कोई जोड़ा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर NO2 वाला है, तो इसका मतलब कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो यहाँ पर इंक्रीज होगी। एंड ऑर्थोक्रेसोल, क्रेसोल क्या होती है, जब फिनोल के साथ ऑर्थो पोजीशन पर CH3 लग जाए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द क्रेसोल्स, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी और फिनोल बीच में रहेगा। तो ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा बी, क्योंकि ऑर्थो पर हमने NO2 लगाया तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। ए डाइएटोमिक मॉलिक्यूल X2 हैज द BCC स्ट्रक्चर, BCC है तो Z की वैल्यू 2 हो गई, विद एच ऑफ दिस वन, ये A की वैल्यू हो गई, एंड डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज दिस वन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द 200 ग्राम ऑफ X2 इज। हमें ये सोल्व करना है कि इस एलिमेंट के 200 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो इसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा सोल्विंग मिलने वाली है, ठीक है। तो इसको अब हम सोल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने डेंसिटी का फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारे पास Z की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो Z की वैल्यू है, यहाँ पर BCC स्ट्रक्चर है, तो Z की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2। सो नाउ अब हमारे पास यहाँ पर रूल होता है कि अगर M मास हो, ठीक है, यानी कि उसका जो मोलर मास होता है उसमें हमारे पास कितने एटम्स होते हैं, दैट इज Na, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर, मतलब 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ से सोल्व करें कि 1 ग्राम में कितने होंगे, दैट इज Na/M, तो हमें सोल्व करने हैं कि 200 ग्राम में कितने होंगे। तो 200 ग्राम में कितने हो जाएंगे, दैट इज Na/M इंटू 200। मतलब हमें अब यहाँ पर Na/M की वैल्यू सोल्व कर यहाँ पर यूज़ करनी है। तो हम हमारा फार्मूला लगाते हैं, रो इज इक्वल्स टू, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू M ओवर A³ इंटू Na। तो हमें N और Ma के रेशो की वैल्यू निकालनी है, तो Na हम इस तरफ रख लेंगे और M आ जाएगा इस तरफ आकर ओवर में, तो ये हमारे पास बच गया Z, ठीक है, Z बच गया ओनली, और ओवर में आ जाएगा हमारे पास A³ इंटू रो, यानी कि डेंसिटी, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें यहाँ पर यूज़ करनी है, तो इसका अब हम यहाँ पर आंसर निकालते हैं। सो देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या आ गई, Z ओवर A³ इंटू रो इंटू 200, ठीक है। अब देखिए कि Z की वैल्यू क्या है 2, ऊपर लग गया 200, ठीक है, और नीचे A³ A की वैल्यू है हमारे पास 300 पिकोमीटर, ठीक है। 300 है पिकोमीटर को हम चेंज करते हैं सेंटीमीटर में, तो ये बन जाएगी पावर, और डेंसिटी है हमारी दिस वन, ठीक है। अब देखिए इसकी सोल्विंग तो वैसे हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। अब हम यहाँ पर ज़ीरोस को अगर यहाँ पर आप सोल्व कर लेंगे तो 3 का क्यूब आ जाएगा 27, इसकी ज़ीरोस भी ऊपर यूज़ कर लेंगे, तो ये हमारी सभी ज़ीरोस अगर हम ऊपर यूज़ कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर टोटल ज़ीरोस जो हैं वो ऊपर जो है वो हमारे पास बन जाएंगी 10 रेज़ टू पावर, ये दोनों भी उसी में इंक्लूड कर लेंगे, 28 बन जाएंगी, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहाँ से ज़ीरो सभी सोल्व कर लेना, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, 4/27 इंटू 647, ऊपर हमारे पास ये पावर चलेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों ने इजी सोल्विंग है। इसके आगे अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि आंसर हमें Na की फॉर्म में दिया हुआ है, तो मतलब अब हमें यहाँ पर Na को दोबारा से इसके अंदर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना होगा, ठीक है।
उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि Na के साथ कर देंगे डिवाइड और Na के साथ हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो MCQ को डिफ़िकल्ट बनाना है बस, ये इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ की है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ अभी ऐसे ही रखते हैं। तो Na की वैल्यू होती है, यानी कि एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू ये वाली होती है 6.02 इंटू 10⁻⁻23 के साथ हमने कर दिया डिवाइड और इसी के साथ हमने ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये जो हैं इन दोनों पावर्स को सोल्व कर दें तो ये आपके पास ऊपर बच जाएगी 10⁵ और नीचे ये सभी वैल्यूज़ है। ठीक है, अब ये जो आपकी डिनोमिनेटर वाली हैं सभी वैल्यूज़, ठीक है, अगर आप इन सभी को मल्टीप्लाई करवा कर देखते हैं, ठीक है, इन सभी को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवा कर ज़रूर देखना है। क्लियर है, तो उसका अप्रोक्सीमेटली जो आपके पास आंसर है वो आपके पास कुछ बन जाएगा, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू दी, ये जो ऊपर हमारे पास वैल्यू है इसके आसपास ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कुछ आ रहा है, तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई का तो काम अब आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा, तो ये कुछ ऐसा आंसर आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों को आपस में ही सोल्व कर दूंगा, तो हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, 4Na के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है तो हमें भी यहाँ पर अप्रोक्सीमेट ही निकालना है, तो आपका 4 आ जाएगा, 4Na। ठीक है, तो थोड़ी सी सोल्विंग पर आप लोगों ने यहाँ पर ख्याल रखना है। ठीक है, सिर्फ उसी में आपका वहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, तो ऐसे न्यूमेरिकल को पहले स्किप कर दें, अगर एंड में एक्स्ट्रा टाइम हुआ तो आप लोगों ने इसे सोल्व कर लेना है। क्लियर है, सो नाउ इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ द लोन पेयर्स एसोसिएटेड विद द जीनोन। अगर हम जीनोन के सभी कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर बनाएं तो XeF2 है जो, अब देखिए जीनोन के का एटॉमिक नंबर 8, उसके पास वैलेंस शेल में टोटल 8 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से 2 तो हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज, तो 2 बन गए बॉन्ड पेयर, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन बचे और 6 इलेक्ट्रॉन को हाफ कर दें तो हमारे पास कितने बन जाएंगे, 3 लोन पेयर्स। तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर इसी में होते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर भी मैं आपको बना देता हूँ, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो 3 यहाँ पर लग जाएंगे लोन पेयर्स, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, दैट इज़ दी लीनियर शेप बनेगी। तो यही हमारा आंसर है, इसके पास सबसे ज़्यादा लोन पेयर रहेंगे। क्लियर है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। अब देखिए जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, जब एक हैलोजन किसी दूसरे हैलोजन के साथ जुड़ा होता है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। सो ICl इज एन इंटर हैलोजन कंपाउंड, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसकी जगह पर ऐसी कोई भी एग्जांपल पा सकते हैं, जैसे कि ClF3 हो गया, BrF5 हो गया, ये सभी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं। इन सभी की रिएक्टिविटी जो हमारे नॉर्मल हैलोजन्स होते हैं उनसे ज़्यादा रहती है, सिर्फ फ्लोरीन को छोड़कर। ठीक है, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी इनसे भी हाई होती है, उसका केस अलग है। ठीक है, तो वो आपको नहीं पूछा जाएगा, आपने सिर्फ यही याद रखने हैं। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। द पैटर्न ऑफ द सक्सेसिव लेयर्स इन द HCP अरेंजमेंट। तो HCP अरेंजमेंट में कौन सा अरेंजमेंट होता है, दैट इज द AB टाइप। ठीक है, तो हर एक जो होती है फर्स्ट थर्ड लेयर्स, मतलब कि अल्टरनेटिवली लेयर्स इक्वल होती हैं। अगर ये वाला पूछा जाए ABC तो ये होगा आपके CCP अरेंजमेंट में, यानी कि FCC अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, दिस इज फ्रॉम दी सॉलिड स्टेट्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द अमोर्फस सॉलिड्स। अमोर्फस सॉलिड्स में आइसोट्रोपिक नेचर होता है, यहाँ पर लिखा है दे आर एनआइसोट्रोपिक, तो यही हमारा ऑप्शन है। दिस इज नॉट राइट फॉर द अमोर्फस। अमोर्फस में आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है, ये बात आप लोग याद रख लेना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू हर एक डायरेक्शन में सेम होती है, दैट इज द आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर है, तो आगे चलते हैं। द डेंसिटी ऑफ द 3.60 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन, दैट इज 29% सल्फ्यूरिक एसिड मोलर मास हमें दिया हुआ है, वो हमें सोल्व करनी है। तो एक हमें दी हुई है इस सोल्यूशन की मोलैरिटी और एक हमें इस सोल्यूशन की दी हुई है मास परसेंटेज। हमें सोल्व करनी है सोल्यूशन की डेंसिटी। अब देखिए मास परसेंटेज से हम निकाल देते हैं नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज द गिवन मास ओवर इट्स मोलर मास। क्लियर है, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं मोलैरिटी का। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू दी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू 1000।
हमें यहाँ से वॉल्यूम सोल्व करनी है, क्योंकि हमें सोल्यूशन का मास तो यहाँ से मिल गया कि 29 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है और 100 ग्राम बन गया हमारा सोल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास मास है 100 ग्राम का, हमने उसी 100 ग्राम के लिए अब यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेनी है, क्योंकि हम वो मोल्स यही वाले यूज़ कर रहे हैं। दिस मोल्स 29/98 बाय वॉल्यूम इनटू दी 1000। ठीक है, तो वॉल्यूम जाएगी दूसरी तरफ, तो ये आ गया आपका 29/3.60 इंटू दी 98 इंटू 1000। तो यहाँ से अगर आप लोग वॉल्यूम को अप्रोक्सीमेटली सोल्व कर लेंगे, ठीक है, तो इसको अभी हम चाहे ऐसे ही रख लें, क्योंकि हमें आगे निकालनी है डेंसिटी। तो वो क्या बनेगी, मास दैट इज दी 100 बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ये दोनों एंट्रीज आएंगी ओवर में, ठीक है, वॉल्यूम की, और ये दोनों ऊपर चली जाएंगी 3.60 एंड दी 98। अब इसको अब आप लोग जीरोस के साथ जीरो सोल्व कर लें, बाकी पूरी सोल्विंग कर आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 1.216। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ से बन जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज दी 1.22। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है ऑन द पार्शियल अपॉन द पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ज़ीनोन फ्लोराइड, क्या हमारे पास वहां पर प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, ज़ीनोन फ्लोराइड की पार्शियल अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो उसकी हमारे पास बेसिकली दो रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, दोनों में हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर ज़ीनोन फ्लोराइड की रिएक्शन हो विद द H2O, तो हमें वहां पर मिल जाता है XeOF4 प्लस हमें मिल जाता है 2HF। ठीक है, तो अगर हम ज़ीनोन फ्लोराइड की रिएक्शन करवाएं विद द 2H2O, ठीक है, तो हमें वहां पर प्रोडक्ट मिलते हैं XeO2F2 प्लस 4HF। ठीक है, तो ये दो हमारे पास रिएक्शंस होती हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस की। अब देखिए यहाँ पर XeOF4 के साथ H2 दी हुई है, तो ये तो बिल्कुल नहीं बनेगी, तो फिर हमारा यही वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा राइट, दैट इज दी XeO2F2 प्लस 4HF। ठीक है, क्लियर है, तो ये बात आप लोगों ने अब यहाँ पर याद रखनी है कि ज़ीनोन फ्लोराइड यानी कि ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड की अगर हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या हमारे पास आंसर बनता है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है द अपीयरेंस ऑफ द कलर इन द सॉलिड अल्कली मेटल हैलाइड्स इज जनरली ड्यू टू। सॉलिड अल्कली मेटल हैलाइड्स में ड्यू टू द एक्सेस ऑफ द पॉजिटिव आयंस, यानी कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण वहां पर डिफरेंट हमें शो होते हैं कलर्स। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या बन जाते हैं, वहां पर एफ सेंटर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो बी इज अवर राइट ऑप्शन, तो वहां पर एफ सेंटर बन जाते हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है दी वैल्यू ऑफ द हेनरीज कांस्टेंट। तो हेनरीज कांस्टेंट जो हमने फार्मूला करते हैं हेनरीज लॉ में, P इज इक्वल्स टू दी KH इंटू एक्स। ठीक है, तो x अगर हम यहां से निकालें दैट इज दी सोलबिलिटी इज इक्वल्स टू P ओवर KH। ठीक है, तो जितनी KH की वैल्यू हायर होगी उतनी सोलबिलिटी लो होगी। सो ग्रेटर फॉर द गैसेस विद द लोअर सोलबिलिटी, ये हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा, ग्रेटर फॉर द गैसेस विद लोअर सोलबिलिटी। ठीक है, क्लियर है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसके अलावा एक और बात है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो हमारी KH की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, KH की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है कि हेलोअरीन्स आर ऑर्थो एंड दी पैरा डायरेक्टिंग। जो हेलोअरीन्स होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी कि ये है क्लोरोबेंजीन, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है ये उन्होंने हमसे रीजन पूछा है। अगर आप लोगों ने इसकी रेजोनेंस बनाई है तो ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग के साथ शेयर कर लेता है, यानी कि रेजोनेंस बनती है, इसीलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसमें वैसे तो -I इफेक्ट भी होता है, बट -I इफेक्ट इसके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का रीज़न बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर यहाँ से अट्रैक्ट करता है क्लोरीन, जिसके साथ कि इसकी जो रिंग की रिएक्टिविटी जो है वो लो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा रेजोनेंस बनेगा। क्लियर है, तो रेजोनेंस में से ऐसे MCQs बना दिए जाते हैं, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, दैट इज द KB, जो हम फार्मूला करते हैं, दैट इज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला होता है ना, KB इंटू M। उसमें ये जो KB है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये कौन सी चीज के ऊपर डिपेंड करता है,
दिस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सोलवेंट। ठीक है, अलग अलग सोलवेंट के लिए इसकी वैल्यूज अलग अलग होती हैं, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। KB हो चाहे हो KF हो, ये दोनों ही सोलवेंट के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं। वाटर के लिए अलग है, बेंजीन के लिए अलग है, तो ऐसे ये सोलवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। द सिंथेसिस ऑफ द अल्काइल फ्लोराइड्स, अगर हमें अल्काइल फ्लोराइड्स बनाने हो तो कौन सी रिएक्शन बेस्ट है? दैट इज द स्वार्ट्स रिएक्शन। और फिंकलस्टाइन रिएक्शन बनाते हैं जब हम बनाते हैं आयोडाइड्स बनाते हैं। ठीक है, अगर हमें आयोडाइड्स बनाने हो तो फिंकलस्टाइन, फ्लोराइड्स बनाने हो तो हम यूज़ करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई है ब्रोमोमीथेन, हम इसमें AgF वगैरह ऐड कर सकते हैं या फिर Hg2F2 ऐड कर सकते हैं, तो ये फ्लोरीन के साथ हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, सो दिस इज द स्वार्ट्स रिएक्शन। और फिंकलस्टाइन में हम NaI ऐड करते हैं और हैलोजन हमारा आयोडीन के साथ एक्सचेंज हो जाता है। क्लियर है? तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसे आगे चलते हैं, दैट इज फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, फिटिंग रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रिपेयर। फिटिंग रिएक्शन हम किस चीज को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं? सो फिटिंग रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर द डाइफिनाइल। अब इसमें क्या होता है, फिटिंग रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन को यूज किया जाता है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन विद सोडियम, तो क्लोरोबेंजीन के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे और ये जो बेंजीन की रिंग है ये आपस में जुड़ जाएगी, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा डाइफिनाइल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, सी इज अवर राइट ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर्स एट 273 Kelvin when this gram of the glucose, this gram of the urea and this gram of the sucrose are dissolved in this one। अब देखिए सभी का मास तो सेम है, अब इनके मोलर मास के अकॉर्डिंग सब कुछ सोल्व करेंगे। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब जिसका एटॉमिक मास सबसे लो होगा उसके मोल्स भी सबसे हाई रहेंगे। अब यूरिया का मास सबसे लो है तो N2 यानी कि यूरिया के मोल्स सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद आता है ग्लूकोज का, ठीक है, और उसके बाद आता है यहाँ पर सक्रोस का, क्योंकि जिसका मास हायर है उसके मोल्स उतने ही लो बनेंगे क्योंकि हम गिवन मास सेम यूज़ कर रहे हैं। सो देयरफॉर ऑस्मोटिक प्रेशर यूरिया का सबसे हायर, ग्लूकोज का उसके कम और हमारे पास सक्रोस का उससे कम हो जाएगा। सो P2 P1 P3, सो C इज अवर राइट ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो आपकी प्रॉब्लम्स तो वहाँ पर बहुत ही ईजिली सोल्व हो जाएंगी। ठीक है भी, इसके बाद करते हैं कि यहाँ पर हीटिंग ऑफ द फिनाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, फिनाइल एक साइड पर जुड़ा है, फिनाइल एक साइड पर जुड़ा है मिथाइल, यानी कि एनीसोल। इसकी रिएक्शन करवाएंगे HI तो क्या बनेगा? अब देखिए ये जो O और फिनोल का बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये बिल्कुल नहीं ब्रेक होगा, तो इसके साथ H जुड़ जाएगा। सो वी गेट द फिनोल एंड द CH3I मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, तो ये दो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा फिनोल बन जाएगा जो हमारा मेन प्रोडक्ट है। सो B इज अवर राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है कि molecules whose mirror image is non superimposable are known as the chiral. Which of the following molecule is the chiral in nature? इसके लिए हमें क्या रूल चेक करना है कि उसके बीच कोई एक ऐसा कार्बन एटम हो दैट इज द स्टेरिक सेंटर जिसके साथ के 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हों। ठीक है, इन सभी की स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाकर देखनी है। तो मैं इसको बनाता हूं 2 ब्रोमोब्यूटेन, 4 कार्बन है, 2 नंबर पर जुड़ा है ब्रोमीन, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि अब इस पे अगर आप लोग सभी ग्रुप्स बनाकर देखें, ठीक है, तो इस C के इस साइड पर 2 कार्बन है, इस साइड पर 1 कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर ओनली ब्रोमीन है। सभी चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, बाकी आप लोग बनाकर देख लेना, उसके साथ कोई ना कोई 2 ग्रुप तो सेम हो गए ही, तो हमारा A ऑप्शन आ जाएगा राइट वन। ठीक है, क्लियर है? तो आगे चलते हैं। प्रोपीन ऑन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है प्रोपीन का। ठीक है, अब इसकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाएंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मतलब
BH3 in the presence of the THF that is the solvent, और सेकेंड पॉइंट में हम यहाँ पर यूज करेंगे H2O2 इन दी अल्केलाइन मीडियम। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दी एंटी मार्कोनिकोव रूल यहाँ पर एडिशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, दैट इज दी, इसके साथ जुड़ेगा OH और इसके साथ जुड़ेगा हाइड्रोजन, सो वी गेट दी CH3, एक कार्बन जिसके पास एक हाइड्रोजन है उसके साथ हाइड्रोजन, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके साथ OH, एंटी मार्कोनिकोव। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, सो वी गेट दी A, दैट इज दी प्रोपेनॉल, ठीक है। प्रोपेनॉल हमें यहाँ पर मिल जाएगी, अल्कोहल एक बन जाएगी, ठीक है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। व्हेन फिनोल इज डिस्टिल्ड विद जिंक डस्ट, ठीक है। फिनोल को अगर हम जिंक डस्ट के साथ डिस्टिल्ड कर दें तो उसमें से हमें क्या मिलता है, तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन है वो जिंक के साथ अटैच हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर प्योरली बेंजीन मिल जाएगा ओनली, तो साथ में बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, सो बेंजीन हमें यहाँ से मिलने वाली है। क्लियर है, तो ऐसे आप लोगों को रिएक्शंस भी साथ में याद रखनी है, तो आपका इजीली एग्जाम में सब कुछ हो जाएगा। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। फिनोल रिएक्ट्स विद द ब्रोमीन इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं विद CS2 तो क्या होता है कि ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है, ठीक है। सो वी गेट दी ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, ठीक है, एंड प्लस पैरा ब्रोमोफिनोल, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सो बी इज द राइट ऑप्शन। ये जो डी वाला ऑप्शन है ये बनेगा अगर हम एक्वस ब्रोमीन यूज कर लें, यानी कि ब्रोमीन वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाएं तो हमारा डी वाला प्रोडक्ट बनता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ फिनोल विद द क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्लोरोफॉर्म के साथ और डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं तो ये कौन सी रिएक्शन है, रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। तो ये बनेगी आपकी रीमर टीमन रिएक्शन। अब रीमर टीमन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज फिनोल के साथ जुड़ जाता है CHO ग्रुप, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पर, दैट इज द सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पर सैलिसैल्डिहाइड बनता है, तो ये बनेगा। अगर हम इसमें यूज कर लेते CO2 एंड NaOH, दैट इज द कोल्बीस रिएक्शन, तो हमारा ये वाला ग्रुप जुड़ता, ठीक है, COOH, वो बनता है कोल्बीस रिएक्शन में, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, रीमर टीमन एंड दी कोल्बीस रिएक्शन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज राइट फॉर द बॉन्ड डेसिसेशन एंथैल्पी। देखिए बॉन्ड डेसिसेशन एंथैल्पी एक्सेप्टेड होता है कि फ्लोरीन की हायर होगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, उसमें जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होती है तो उसका बॉन्ड वीक हो जाता है। सो देयरफॉर क्लोरीन की सबसे हायर है, उसके बाद ब्रोमीन में, उसके बाद फ्लोरीन की लो हो जाती है और एंड में आएगा यहाँ पर आयोडीन। सो डी इज अवर राइट ऑप्शन, ठीक है। सो इसका ऑप्शन डी राइट बनेगा। क्लियर है, तो ये बात आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। तो आगे चलते हैं। When copper is heated with the concentrated nitric acid, कॉपर को अगर हम हीट करें विद द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो क्या क्या बनता है, एक बनता है कॉपर नाइट्रेट एंड दी NO2 के ब्राउन फ्यूम्स, जो ब्राउन रेडिश गैस होती है, ठीक है, वो बनती है साथ में। क्लियर है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो ऐसे रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो रिएक्शंस के प्रोडक्ट आप लोगों ने अच्छे से याद रख लेने हैं। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सो एसिड, इनमें से स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सो एसिड कौन सा है, ठीक है। तो HCl4 इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सो एसिड बिकॉज जब हम इसका हाइड्रोजन रिमूव करते हैं सो वी गेट दिस आयन एंड दिस इज द कंजुगेट बेस ऑफ द एसिड, और ये 4 ऑक्सीजन एटम होने के कारण रेजोनेंस के साथ स्टेबलाइज हो जाता है, तो इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर है, तो जितना उसका जो वहां पर कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड बन जाएगा। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। द शेप ऑफ द SF4, SF4 में क्या है, सल्फर के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 4 उसके बन गए बॉन्ड पेयर और 1 बन गया उसके पास लोन पेयर, तो ये इसकी कुछ शेप बन जाएगी, दैट इज दी सीसा ज्योमेट्री, ठीक है। ये कौन सी है, सीसा ज्योमेट्री। और XeF2 की मैंने आपको ऑलरेडी बनाकर दिखाई थी, वो क्या होती है, लीनियर। तो बी इज अवर राइट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है,
तो ऐसे आप लोगों ने अगर स्ट्रक्चर्स के बारे में एमसीक्यूज ऐसे पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर का नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है, या उसमें कितने लोन पेयर्स बनते हैं ये पूछ लिया जाता है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर दी पर ऑक्सो एसिड्स, कौन कौन से इनमें से पर ऑक्सो एसिड्स हैं, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। एक है यहाँ पर H2S2O8, दिस इज दी पर ऑक्सो एसिड, एंड H2SO5, दिस इज दी पर ऑक्सो एसिड। H2S2O7 इज दी ओलियम, ठीक है, ये ओलियम होता है, और H2S2O6 ये यहाँ पर एक डिफरेंट एसिड होगा। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा ए इज अवर राइट ऑप्शन। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, SO3 इज नॉट डायरेक्टली डिजोल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म दी सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप लोग ने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन देखी होगी तो इसको पहले हम डिजोल्व करते हैं H2SO4 में, वहां से हमें ओलियम मिलता है, ठीक है, ओलियम को फिर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं। ऐसा क्यों? कि अगर हम SO3 को डायरेक्टली वाटर में डिजोल्व कर देंगे देन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द डेंस फॉग ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज डिफिकल्ट टू कंडेंस। वहां पर एक फॉग टाइप सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा जिसको के बाद में कंडेंस करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा यहां पर बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड सल्फर इज प्रेजेंट इन दी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर है डाईथायोनिक एसिड, इसका फार्मूला क्या होता है जो हमने अभी देखा था H2S2O6। बाकी सभी में आप लोगों ने खुद सोल्व कर लेनी है। H2S2O6 में हम यहां पर सोल्व कर देखते हैं। तो हाइड्रोजन की आ गई +1, सल्फर की हम अज्यूम कर लेते हैं x, और यहां पर ऑक्सीजन की होती है -2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा बन गया 2x, इसको सोल्व करेंगे दैट इज दी -10। तो इसमें आ चुकी है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। डाईथायोनिक एसिड में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, सो ए इज अवर राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो यहां से सही बन जाएगा। सो ये थे आपके लिए टॉप 50 MCQs फ्रॉम फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों ने ध्यान से सुननी है, सभी MCQs को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। हम ऐसे और वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। इसके अलावा सभी चैप्टर्स की वीडियोस, सभी चैप्टर्स की वन शॉट रिवीजन वीडियोस, ऑर्गेनिक की रिवीजन वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हैं। ऑर्गेनिक अगर आप लोगों को डिफिकल्ट लगती है तो वो रिवीजन वीडियोस को जरूर सुन लेना, उससे आपकी अच्छे से प्रेपरेशन हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि सभी की इसके साथ हेल्प हो सके। Thanks for watching this video.